अच्छा, हेलो चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 9th के छात्रों को पदार्थ के बारे में बताने चल रहे हैं और आप पदार्थ के बारे में आज जानेंगे, ठीक है। तो जो हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं पदार्थ, ये सब्जेक्ट साइंस के अंतर्गत आता है, जिसमें आपको केमिस्ट्री हम बताने चल रहे हैं। केमिस्ट्री में पदार्थ पढ़ाने चल रहे हैं। वैसे आज सभी आप लोग जानते हैं कि पदार्थ कहते किसे हैं, क्योंकि हम 6, 7, 8 से ही आप लोगों को पढ़ा चुके हैं पदार्थ के बारे में। पदार्थ की मूल परिभाषा जो होती है, या यूँ कहिए कि हम अपने शब्दों में जो कह सकते हैं पदार्थ के बारे में, हम ये कह सकते हैं कि पदार्थ दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है और जो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, पदार्थ कही जाती है। अर्थात दुनिया की कोई भी वस्तु जो भी हम देखते हैं या जिनके बारे में हमें कुछ ज्ञान प्राप्त होता है या जिनको स्पर्श करते हैं, वो सभी पदार्थ कहे जाते हैं। अर्थात हम ये समझ सकते हैं कि जो भी चीज़ हमें दिखाई दे रही है सब पदार्थ है। इसको हम याद करने का एक तरीका भी कर सकते हैं, बना सकते हैं कि हम कैसे इसको याद कर सकते हैं और जान सकते हैं। और ये आपके लेसन का पहला पार्ट भी है, हमारे आसपास के पदार्थ। इसका मतलब है कि हम जो भी या जिस भी पदार्थ के बारे में अध्ययन करने चल रहे हैं, वो अपने आसपास या दूर दराज जहाँ भी हमको दिखाई देगा, सब पदार्थों के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसका हम एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हमें तैयार करने में मदद मिलती है। जैसे पदार्थ, और जिसमें द्रव्यमान होता है, तो हम परिभाषा के अनुसार ही इसको आप सर्कल टाइप बना करके समझ सकते हैं कि हम इसको किस प्रकार से याद या तैयार कर सकते हैं। तो आप देखिए, दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है, वो पदार्थ कही जाती है। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि पदार्थ का एक विशिष्ट गुण होता है कि आप किसी पदार्थ पर जितना बल लगाते हैं उतना ही वो कार्य करती है, उसके बाद वो रुक जाती है। अर्थात जैसे हम किसी पुस्तक को या किसी पेन को अगर ऊपर या किसी टेबल पर रख करके आगे की तरफ ठेलते हैं या जितना बल लगाते हैं, तो उतनी दूरी वो जा करके फिर रुक जाती है, और फिर दोबारा जब बल लगाते हैं उसके बाद वो फिर जितना बल लगाया रहता है उतनी दूरी तय करती है, उसके बाद फिर अपने अपने स्थान पर वो रुक जाती है। तो यह पदार्थ की अवस्थाएं कही जाती है, यूँ कहिए कि पदार्थ कई लक्षण के रूप में जाना जाता है। अब हम आपको बताने चल रहे हैं पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। पदार्थ के प्रकार भी आपको बताएंगे, पदार्थ का वर्गीकरण भी आपको बताएंगे, और पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे। तो हम आपको पदार्थ बताने के बाद, तो जैसे हमने आपको बताया कि पदार्थ क्या क्या है, तो भी जान लीजिए। जैसे हम लिख सकते हैं, जैसे हमारे आसपास जो भी वस्तु दिखाई दे रही सब पदार्थ, जैसे डेस्क, मेज, कुर्सी, कोई भी चीज़ आपको जो दिखाई दे रही है, दुनिया की कोई भी वस्तु सब पदार्थ है। तो जैसे हम लिख सकते हैं, जैसे मेज, कुर्सी, घर इत्यादि इसलिए कह रहे हैं कि आप चाहे जिन वस्तुओं को या चाहे जितनी भी वस्तुओं को आप जोड़ दीजिए, सब पदार्थ के अंतर्गत आती हैं। अब हम बताने चल रहे हैं आपको पदार्थ की अवस्थाएं। ये कक्षा 9th में पहला पाठ को हम आपको पढ़ा रहे हैं, पदार्थ के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो पदार्थ की अवस्थाएं, वैसे तो आप जानते हैं कि पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन उसके अलावा भी पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं, जैसे प्लाज्मा एक अवस्था होती है, इसके अलावा भी एक अवस्था और होती है। तो हम आपको अभी 3 के बारे में ही केवल बताएंगे। तो वो पदार्थ की अवस्थाएं जो 3 अवस्थाएं होती हैं,
पहली अवस्था होती है ठोस, दूसरी अवस्था जो होती है वो होती है द्रव, और तीसरी अवस्था गैस कही जाती है। तो अब हम आपसे जो चर्चा करने चल रहे हैं वो ठोस के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं, आपको हम बताने चल रहे हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमको कैसे जान पाएंगे कि कोई पदार्थ ठोस है। जब हम किसी पदार्थ या वस्तु को छूते हैं तो हमको लगता है कि पदार्थ है। उसके अलावा उसमें जो परिवर्तन होता है, जैसे मेज को छूते हैं तो हमको कठोर लगता है, द्रव को छूते हैं तो तरल के रूप में दबता है, और गैस को छूते हैं या छू ही नहीं पाते हैं, क्योंकि गैस ऐसी अवस्था होती है कि ना हम उसको देख सकते हैं, केवल अनुभव केवल कर सकते हैं। तो ठोस के बारे में जो हम आपको बताने चल रहे हैं, तो ठोस के अणु पास पास होते हैं, इनको हम दबाते हैं, दबते नहीं हैं ठोस के अणु। इसका मतलब है ठोस के अणु दबाने से दबते नहीं हैं, ठोस के अणु पास पास होते हैं। और इसकी जो मुख्य विशेषता होती है वो ये होती है कि इसका आयतन और आकार दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। तो आप जान लीजिए कि ठोस का जो आयतन होता है और आकार होता है वो दोनों निश्चित होते हैं, और ये दबाने से दबते नहीं हैं। तो हम ठोस के बारे में आपको जो बता रहे हैं, तो आप केवल 2-3 पॉइंट तैयार कर लीजिए, आपको ठोस के बारे में आने लगेगा। जैसे नंबर 1, ठोस दबाने से दबते नहीं हैं। दबते नहीं हैं, या यूं कह सकते हैं कि कम दबते हैं। इसका पहला पॉइंट ये है कि अगर हम ठोस को दबाएं तो दबते नहीं हैं, या दबते हैं तो बहुत कम दबते हैं। दूसरा पॉइंट है ठोस के अणु बहुत पास पास होते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि ठोस के अणु बहुत पास पास होते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि इसका आयतन और आकार निश्चित होता है। ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। तो हम इन 3 पॉइंटों को तैयार कर लें तो हमें जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि ठोस किसे कहते हैं। पहला पॉइंट था ठोस दबाने से दबते नहीं हैं, या दबते हैं तो बहुत कम दबते हैं। ठोस के अणु बहुत पास पास होते हैं। ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। जैसे आप इस पेन को देख सकते हो कि इसका आयतन और आकार क्या है, निश्चित है, मतलब इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसलिए क्या है, ठोस है। और आप इसको चेक कर सकते हैं, या जिससे आप लिखते हैं उस कलम को भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, दबा करके देख सकते हैं, तो दबाने से दबती नहीं है। इसका मतलब ठोस दबाने से दबते नहीं है, दबते भी हैं तो बहुत कम दबते हैं, मतलब बहुत कम मात्रा में दबते हैं। और तीसरा है ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, इसका मतलब ये इसकी साइज जो है वही रहती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। अब हम चर्चा करते हैं ठोस कौन कौन पदार्थ होते हैं। जैसे ठोस के अंतर्गत आप ले सकते हैं पेन ले सकते हैं, डेस्क ले सकते हैं, बेंच ले सकते हैं, और घर ले सकते हैं। तो बहुत से पदार्थों को आप, लकड़ी को भी ले सकते हैं, तो आप इन सबको मान सकते हैं कि ठोस है। अब हम आपको बताने चल रहे हैं द्रव के बारे में। नंबर 2 पॉइंट द्रव। चलिए देखिए, जब हम लोग द्रव को देखते हैं तो द्रव एक तरल पदार्थ होता है, और आपने देखा होगा कि पानी के अंदर अगर हम हाथ डालते हैं तो आसानी से चला जाता है। इसका मतलब द्रव को
दबाने से द्रव दबता है। और इसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है, क्योंकि जिस बर्तन में रखा जाता है उसी बर्तन की ये आकृति ग्रहण कर लेता है। तो चलिए द्रव के बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट द्रव के बारे में, द्रव के अणु दबाने से दबते हैं। द्रव के अणु दबाने से दबते हैं। द्रव के अणु दबाने पे दबते हैं। दूसरा पॉइंट, इसका आयतन निश्चित होता है। परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। तीसरा पॉइंट, इसके अणु ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। द्रव के अणु ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमने आपको द्रव के बारे में बताया अभी, इसके जो पॉइंट आपको नोट करा रहे हैं, बता रहे हैं, तो आप ये जान सकते हैं कि द्रव के अणु दबाने से दबते हैं। इसका एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे जल में अगर आप हाथ डालते हैं तो ये आपका हाथ पानी के अंदर चला जाता है, इसका मतलब है द्रव दब रहा है, तभी आपका हाथ उसके अंदर जा रहा है। इसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव के अणु ठोस की अपेक्षा क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। अगर ये बहुत नज़दीक होंगे तब तो ये ठोस हो जाएगा, इसलिए द्रव के अणु ठोस की अपेक्षा क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो जैसे आप लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं जल, पेट्रोल, डीजल आदि लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद आपसे बात करते हैं या चर्चा करते हैं या आपको पढ़ाने चल रहे हैं गैस के बारे में। और तीसरा पॉइंट है गैस। आप सभी लोग जानते हैं कि गैस को हम देख नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, अनुभव। और पृथ्वी के वायुमंडल में सभी प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जैसे नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और अन्य गैस 1% पाई जाती हैं। तो इसके अंतर्गत हम जान सकते हैं कि ये गैसें हमें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन हमारे वायुमंडल में ये व्याप्त रहती है। ठीक है, तो हम आपको गैस के बारे में बताने चल रहे हैं। पहली बात तो यह, गैस को हम आँखों से देख नहीं सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट, गैस को आँखों से देखा नहीं जा सकता। गैस को आँखों से देखा नहीं जा सकता। अगर हम गैस को देख नहीं सकते हैं तो कर क्या सकते हैं, गैस को केवल हम अनुभव के रूप में जान सकते हैं कि ये गैस है। जैसे हवा का बहना, क्योंकि आप जानते हैं वायुमंडल में सभी गैसें होती हैं, इसका मतलब हवा बहती है तो हमको लगता है कि ये गैस है, तो इसको हम केवल अनुभव कर सकते हैं। गैस को आंखों से देखा नहीं जा सकता है, तो क्या किया जा सकता है, गैस का केवल अनुभव किया जा सकता है।
आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताते हैं। जैसे आप गर्मी के दिनों में बहुत गर्मी पड़ती है, तो हम लोग घर के अंदर रहते हैं तो लगता है बहुत गर्मी पड़ रही है, इसलिए हम लोग जब बाहर आते हैं तो हवा चलती है तो हमको लगता है कि नहीं हवा लग रही है। तो केवल इसी प्रकार से हम महसूस कर सकते हैं, ना कि हम इसको देख सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट जो नंबर 3 पॉइंट आता है वो है इसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। इसका आयतन और आकार दोनों इसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। तो आप गैसों के बारे में जान रहे हैं या गैस को आप विशेषता बता रहे हैं या गैसों के बारे में ही आपको जानकारी दे रहे हैं, तो गैसों को आंखों से देखा नहीं जा सकता है। गैसों के बारे में केवल हम अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसको जान सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा लक्षण है वो ये है कि इसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। अगर निश्चित होता तो हम इसको देख सकते, अनिश्चित होने के कारण हम इसको देख नहीं सकते हैं। तो ये कक्षा 9th में हम आपको विज्ञान के बारे में बता रहे हैं और ये पहले पार्ट का आपका है हमारे आसपास के पदार्थ। तो हम अपने आसपास के पदार्थ में जिन विषयों के बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं वो हैं ठोस, द्रव और गैस। यही 3 प्रकार की वस्तुएं हमें अब हमारे आसपास या हमको दिखाई देती हैं। तो हम आपको कक्षा 9th के पहले पार्ट की पदार्थ के बारे में या पहले पार्ट के पदार्थ के बारे में आपको जानकारी दे रहे थे। ठीक है, इसी प्रकार आप हमसे जुड़िए और जुड़ने के बाद जो भी आपकी समस्याएं हों वो आप हमको बताइए, हम आपकी समस्याओं का निवारण करेंगे और जितना होगा उतना प्रयास करके आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे। और आप जुड़ेंगे, अपनी समस्याओं को रखेंगे, हम तक पहुंचाएंगे और डेली जुड़िए। हम लोग डेली आपको वीडियो अपलोड कराएंगे या करेंगे, आप इसको डेली पढ़िए, जानिए, समझिए। जो भी आपको दिक्कत हो तुरंत व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमारे पास समस्याओं को भेजिए और इन समस्याओं का हम लोग निवारण करेंगे और आपको ठीक ढंग से इसकी जानकारी देंगे। ठीक है, धन्यवाद।